हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर्स डिफर वाइडली फ्रॉम ईच अदर इन कंस्ट्रक्शन। जो स्पेक्ट्रम है हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो हमें स्पेक्ट्रोमीटर्स के थ्रू मिलेगा, जो कि एक डिवाइस है। और ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक दूसरे से बहुत ही अलग तरीके में बना हुआ है। Here are the basic features which are common to all types of spectrometer। और यहाँ पे जो बेसिक फीचर्स है जो कि सब टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर में कॉमन होता है वो यहाँ पे दिया है। For this purpose consider absorption and emission spectrometers separately। और इस पर्पस के लिए हम जो absorption स्पेक्ट्रोमीटर है और इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर है उसको सेपरेटली कंसिडर करेंगे। एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर होता है और एक इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर होता है, और उसमें जो कॉमन सी चीज़ें हैं, जो बेसिक फीचर है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आता है अब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट। फिगर फर्स्ट शोज in block diagram form the components of an absorption spectrometer which might be used in the infrared, visible and ultraviolet regions। फिगर फर्स्ट में जो है, जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर का कंपोनेंट है वो ब्लॉक डायग्राम में ऐसे डिब्बा करके दिया है। और ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, ये जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर है वो इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में यूज होता है। राजा दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, महाराजा दैट इज द माइक्रोवेव रीजन, इन विच इज इंफ्रारेड, वार विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये दोनों रीजन में जो है, ये जो फिगर फर्स्ट में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर दिया है वो यूज होता है इन दोनों रीजन में। ठीक है। द रेडिएशन फ्रॉम अ वाइट सोर्स इज डायरेक्टेड बाय सम गाइडिंग डिवाइस, एग्जांपल मिरर ऑन द सैंपल। यहाँ पे लिखा है जो रेडिएशन है वाइट सोर्स से, सपोज ये हमारा वाइट सोर्स है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जो वाइट सोर्स है उससे जो रेडिएशन निकलता है, सपोज दिस इज रेडिएशन, उसको एक मिरर के थ्रू क्या किया है, हमने गाइड किया है सैंपल पे। ठीक है। फ्रॉम विच इट पासिस थ्रू एन एनालाइजर, एग्जाम्पल ग्रेटिंग, विच सेलेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी रीचिंग द डिटेक्टर एट एनी गिवन टाइम। और यहाँ से जो सैंपल है उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, ये जो है एनालाइजर के पास जाएगा। यहाँ पे ग्रेटिंग है, एनालाइजर ग्रेटिंग क्या करता है, सेलेक्ट करता है। सारी चीज़ों को वो नहीं जाने देता है, कुछ ही चीज़ों को जाने देता है, ब्लॉक करता है बाकी सारी चीज़ों को। तो वो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा। ये जो वाइट सोर्स है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेस होगा, रेडिएशन होगा। और ये जो ग्रेटिंग है जिसको हम एनालाइजर कहते हैं, वो एनालाइज करेगा, सेलेक्ट करेगा एक फ्रीक्वेंसी को जो डिटेक्टर के पास जाएगा एट अ गिवन टाइम। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, द सिग्नल फ्रॉम द लेटर passes to a recorder which is synchronized with the analyzer so as to produce a trace of absorbance as the frequency varies। और जो सिग्नल है लेटर से यानी कि डिटेक्टर से जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाएगा, सपोज करते हैं ये हमारा सिग्नल है, डिटेक्टर से जो सिग्नल है वो रिकॉर्डर में जाएगा। कहाँ जाएगा, रिकॉर्डर में, जो कि सिंक्रोनाइज होगा एनालाइजर से उसका सिंक्रोनाइजेशन होगा। ठीक है। और वो जो है अब्जॉर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा एज द फ्रीक्वेंसी वेरीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाइट सोर्स से रेडिएशन आ रहा है वो सैंपल अब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं absorption instrument। Place often between the sample and the analyzer is a modulator। और जो सैंपल और एनालाइजर है उसके बीच में, सैंपल और एनालाइजर है उसके बीच में ज़्यादातर हम मॉड्यूलेटर को रखते हैं। दिस मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो डिवाइस है
interrupts the radiation beam a certain number of times per second. रेडिएशन बीम को वो इंटरप्ट करते रहता है, यहाँ पे से जो रेडिएशन आएगा उसको वो इंटरप्ट डिस्टर्ब करते रहेगा बहुत सारे टाइम्स एक सेकेंड में. यूजुअली फिक्स समवेयर बिटवीन 10 and 1000 टाइम्स. 10 से लेके 1000 टाइम्स जो है वो उसको इंटरप्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा. एंड इट्स इफेक्ट इज टू कॉज द डिटेक्टर टू सेंड एन अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल टू द रिकॉर्डर. इसका मकसद ये है कि वो जो है अल्टरनेटिंग करंट भेजना चाहता है रिकॉर्डर को विद अ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to 1000 हर्ट्ज. और उस जो अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है, एसी सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 10 से लेके 1000 हर्ट्ज तक होना चाहिए, रादर देन द डायरेक्ट करंट सिग्नल. यानी कि वो डायरेक्ट करंट सिग्नल जो है नहीं बेचना चाहता है, बेचने देना चाहता है, विच वुड रिजल्ट फ्रॉम स्टेडी एंड इंटरप्टेड बीम. और ये जो बीम है वो स्टेडी और अनइंटरप्टेड है, इसलिए ये जो है डीसी सिग्नल जो है वो बेचता है. और मॉड्यूलेटर का काम यही है कि उसे इस चीज़ को बेचने नहीं देना है. दिस हैज़ टू मेन एडवांटेजेस. और ये चीज़ होने से क्या होगा, नंबर फर्स्ट है द एम्पलीफायर इन द रिकॉर्डर कैन बी ऑफ AC टाइप which is in general simpler to construct and more reliable in operation than a DC amplifier. जो रिकॉर्डर है उसके अंदर एम्पलीफायर होगा, जो रिकॉर्डर है उसके अंदर एम्पलीफायर होगा जो कि एम्पलीफाई करेगा, बड़ा करेगा सिग्नल को. ठीक है, अब ये जो एम्पलीफायर है वो AC टाइप का हो जाएगा अगर उसे AC सिग्नल मिलेगा. AC जो एम्पलीफायर है वो बनाना सिंपल होता है और रिलायबल भी होता है, लंबे समय तक रहता है एज कंपेयर टू द DC एम्पलीफायर. नंबर सेकेंड, the amplifier can be tuned to select only that frequency which the modulator imposes on the signal. और ये जो एम्पलीफायर है उसको वही फ्रीक्वेंसी मिलेगा जो कि मॉड्यूलेटर है वो चूज कर रहा है, उसको वही फ्रीक्वेंसी मिलेगा जो कि मॉड्यूलेटर जो है उसको भेजेगा. thus ignoring all the other signals. बाकी सारे सिग्नल का इग्नोरेंस होगा. In this way stray radiation and other extraneous signals are removed from the spectral trace. इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सिग्नल है या जो सिग्नल है जो हमें नहीं चाहिए वो जो है रिमूव होगा इस मॉड्यूलेटर की वजह से. और उसके रिमूव होने की वजह से बेटर और क्लीन स्पेक्ट्रम, क्लीन ग्राफ हमें मिलेगा. In the microwave and radio frequency region, it is possible to construct monochromatic sources. जो माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है, जो फर्स्ट सेकंड रीजन है, राजा महाराजा इन वार, इस रीजन में तो हमने पढ़ा जो माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है उधर हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है मिल सकता है, हुज इमिशन फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरीड ओवर अ रेंज, जिसका इमिशन फ्रीक्वेंसी जो है वो कोई पर्टिकुलर रेंज तक होगा. इधर हमें जो है सिग्नल को साफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक ही रेंज का मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिससे हमें एक ही टाइप ऑफ रे मिलेगी, रेडिएशन मिलेगी. इन दिस केस एज फिगर सेकेंड शोज नो एनालाइजर इज नीडेड. तो उस केस में हमें जो है एनालाइजर की ज़रूरत नहीं है. द सोर्स बीइंग इन सेंस इट्स ओन एनालाइजर, जो सोर्स है वो खुद का एनालाइजर है. Now it is necessary for the recorder to be synchronized with the source scanning device. तो recorder और source scanning device है वो दोनों synchronize होना चाहिए in order that the spectral trace be obtained, ताकि जो spectral trace है वो हमें मिले. तो यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम है वो दिया है. सबसे पहले तो हमें एक वाइट सोर्स चाहिए, एक सोर्स चाहिए क्योंकि अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एक ऐसा चीज़ चाहिए जो हमारे सैंपल को रेडिएशन दे. तो सोर्स होना ज़रूरी है. जो वाइट सोर्स है उधर अलग अलग जो रेडिएशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन है वो हमें मिलता है. तो उसको साफ करने के लिए हम एनालाइज़र का यूज़ करेंगे जो ग्रेटिंग करता है, सिर्फ पर्टिकुलर रेडिएशन को ही जाने देगा. और हम मॉड्यूलेटर का भी यूज़ करते हैं बिटवीन द सैंपल एंड एनालाइज़र. तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वाइट सोर्स से रेडिएशन आएगा सैंपल पे, ठीक है, और ये जो सैंपल है उसमें वो अब्जॉर्ब करके रेडिएशन देगा.
और ये जो रेडिएशन है वो जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का होगा बिकॉज इट इज़ फ्रॉम वाइट सोर्स। तो उसको हमें एनालाइज़र का यूज़ करना है साफ़ करने के लिए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाने के लिए। और यहाँ पे हम एनालाइज़र और सैंपल के बीच में मॉड्यूलेटर जो है अक्सर यूज़ करते हैं। और मॉड्यूलेटर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें एसी टाइप ऑफ सिग्नल मिले और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा और अननेसेसरी सिग्नल है वो कट हो जाए। एसी सिग्नल को बनाने का फ़ायदा यही है कि हमें जो है एक एसी एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका बनाना जो है वो इजी है और वो लंबे समय तक टिकता है एज़ कम्पेयर टू द डीसी एम्पलीफायर, और जो एक्स्ट्रा सिग्नल है वो भी कट हो जाता है। ठीक है, एनालाइज़र के बाद जो है वो डिटेक्टर में जाएगा, डिटेक्टर के बाद जो है वो रिकॉर्डर में जाएगा जो कि कंप्यूटर है। तो सबसे पहले सोर्स से जो है हमारा रेडिएशन सैंपल पे जाएगा, फिर मॉड्यूलेटर पे, फिर एनालाइज़र पे, फिर डिटेक्टर पे, फिर हमें कंप्यूटर में जो ग्राफ है वो हमें मिलेगा। और ये जो 3 पोर्शन है वो हमारा है स्कैनिंग डिवाइस। ये है कौन से रीजन के लिए? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन के लिए, विजिबल अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन के लिए, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए। जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। जब मोनोक्रोमेटिक होता है तब हमें एनालाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हमें हटाना है। तो यहाँ पे सैंपल पे जाएगा, फिर उसके बाद मॉड्यूलेटर पे, फिर डिटेक्टर पे, सिग्नल यहाँ पे दिया है सिग्नल, ठीक है। फिर जो है वो कंप्यूटर में जाएगा और ये पोर्शन जो है वो हमारा स्कैनिंग डिवाइस है। फिर आता है दूसरा टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर जिसको हम कहते हैं इमिशन इंस्ट्रूमेंट्स। The layout now differs in that the sample after excitation is its own source। यहाँ पे जो layout है उसमें different आएगा। कैसे different आएगा? जो sample है वो खुद का source है excitation के बाद। यहाँ पे emission होता है तो जो sample है वो emit करेगा radiation को। तो ये जो है खुद का source हुआ। And it is necessary to collect the emitted radiation, analyze and record it in the usual way। फिर उसके बाद हम इस emitted radiation को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे, जो अनवांटेड रेडिएशन है उसको हम बाहर निकालेंगे, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिगर 3 में दिया है शो स्कीमेटिकली अ टिपिकल स्पेक्ट्रोमीटर। जो इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर है वो फिगर 3 में दिया है। The excitation can be thermal or electrical but often takes the form of electromagnetic radiation। अब ये जो सैंपल है उसको हम कैसे एक्साइट करेंगे? या तो थर्मली करेंगे, हीट करके करेंगे, या इलेक्ट्रिकली करेंगे। उसके बाद वो जो है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा। इन द लेटर केस इट इज एसेंशियल दैट द डिटेक्टर डज नॉट कलेक्ट रेडिएशन डायरेक्टली फ्रॉम द एक्साइटेड बीम। जो लेटर केस है, जब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है तब हमें ये ध्यान में रखना है कि जो डिटेक्टर है वो रेडिएशन को एक्साइटेड बीम से डायरेक्टली कलेक्ट ना करे। ठीक है, एंड द टू आर प्लेस एट राइट एंगल्स एज शोन। और दोनों को राइट एंगल पे रखा होगा, 90 डिग्री पे रखा होगा, जो कि फिगर में दिया है। A modulator is placed between source of excitation and the sample। जो excitation का source और sample है उसके बीच में हमने एक modulator को रखा है। Together with tune detector amplifier, एक tune detector amplifier के साथ ensures that ये जो modulator है वो क्या ensure करता है? tune detector amplifier के साथ ये इंश्योर करता है that only emission recorded from sample arises directly from excitation। जो emission है वो सैंपल के एक्साइटेशन से अराइज होना चाहिए। ये जो रेस है वो एक्साइटेशन से निकलना चाहिए। एनी अदर स्पॉन्टेनियस इमिशन इज इग्नोर्ड। और कोई भी दूसरे तरीके से निकला हुआ जो इमिशन है उसको हमें इग्नोर करना है। तो यहाँ पे फिगर 3 में दिया है जो एक्साइटेशन और सैंपल है उसके बीच में मॉड्यूलेटर आना चाहिए। फिर सैंपल के बाद हम जाएंगे एनालाइजर के पास। एनालाइजर थोड़ा सा जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है उसको नहीं आने देगा। फिर हम जाएंगे डिटेक्टर के पास, फिर कंप्यूटर में हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। और इन तीनों को हम कहते हैं स्कैनिंग डिवाइस।
यहाँ पे लिखा है कि जो डिटेक्टर है वो डायरेक्टली एक्साइटेड बीम को नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पे सैंपल दिया है। और ये जो डिटेक्टर और एक्साइटेड बीम है वो दोनों 90 डिग्री पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया है। अगर डायग्राम याद है तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा कुछ जो है लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डायग्राम को याद रखना है। तो जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उधर क्या होता था, सबसे पहले जो है हमारे पास एक वाइट सोर्स होता था जहाँ से जो रेडिएशन है वो सैंपल पे हमारे पड़ता था, सैंपल अब्जॉर्ब करता था, इसलिए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सैंपल के बाद जो है एक मॉड्यूलेटर आता था जो कि बहुत सारी चेंजेस करता था, जैसे कि ये जो सिग्नल है उसको एसी बनाता था और एक्स्ट्रा सिग्नल को इग्नोर करता था। फिर उसके बाद वो एनालाइज़र के पास जाता था जो कि फ्रीक्वेंसी को चूज़ करेगा ताकि डिटेक्टर के पास जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जाए। फिर डिटेक्टर के बाद जो है रिकॉर्डर जो कि कंप्यूटर है उधर हमें रिजल्ट मिलता था। और ये तीनों जो है वो हमारा स्कैनिंग डिवाइस है। क्या है? स्कैनिंग डिवाइस है। ये हमारा इंफ्रारेड रीजन और विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन का है। फिर दूसरा आता है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जिसको हम एम से डिनोट करेंगे। ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव रीजन के लिए है। और यहाँ पे वही चीज़ होगा लेकिन एनालाइज़र की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक वेव है वो खुद मोनोक्रोमेटिक है, वो वाइट सोर्स से नहीं है, तो उसको ज़रूरत नहीं है एनालाइज़र ग्रेटर का यूज़ करके कुछ रेडिएशंस को ब्लॉक करने के लिए। तो ये हमारा स्कैनिंग डिवाइस है। तो इधर जो है ये प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोर्स से जो है सैंपल ने क्या किया है, रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो इमिशन है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उधर सैंपल जो है वो खुद रेडिएशन को इमिट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक्साइटिंग बीम है वो डायरेक्टली डिटेक्टर के पास नहीं, ये जो एक्साइटेड बीम है वो डायरेक्टली डिटेक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए उनके बीच में और डायरेक्टली ना पहुँचे, इसलिए हमें सैंपल को बीच में डालना पड़ेगा फिर से। ये हमारा एक्साइटेड बीम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मॉड्यूलेटर है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा सैंपल है। सैंपल यहाँ पे दोबारा क्यों है, यहाँ से सैंपल तो एक्साइट हुआ है, मॉड्यूलेटर जो है वो वही रेस को जाने देगा जो कि एक्साइटेशन से इमिट हुआ है, बाकी जो रेस इमिट हुआ है उसको जाने नहीं देगा। यहाँ पे हमने सैंपल फिर से दोबारा क्यों डाला है, क्योंकि ये लिखा है कि जो डिटेक्टर है उधर डायरेक्टली एक्साइटेड बीम नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने सैंपल को डाला है। सैंपल के बाद क्या आता है, एनालाइज़र आता है, हमें पता है। एनालाइज़र के बाद क्या आता है, डिटेक्टर आता है। डिटेक्टर के बाद क्या आता है, रिकॉर्डर आता है, कंप्यूटर, जो कि हमें रे रिकॉर्ड करके दिखाएगा, ठीक है, ग्राफ दिखाएगा। और ये हमारा है स्कैनिंग डिवाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।